हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। आज का जो विषय वस्तु है, दशराग युद्ध। हमने इसके पहले जो वीडियो डाली आप लोगों के पास जो गई, उसका नाम था भारत का नामकरण। भारत के नामकरण में हमने भरत जनों की बात की, पुरु की बात की। उस भरत जन ने दशराग युद्ध करके अपने देश का नाम भारत वर्ष रखा था। कुछ बातें हमने उस समय बताई थी, कुछ बातें छूट गई थी। जो हमने कहा था कि उनके वंशों के बारे में मैं प्रकाश डालूंगी, तो उसकी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी। देखिए, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये सारा परीक्षा के दृष्टिकोण से है, इसलिए बहुत ज़्यादा इतिहास में के अंदर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। हाँ, भरत जन ने भारतवर्ष का नाम रखा है, वह दशराग युद्ध हुआ, और उस दशराग युद्ध में कौन कौन लोग शामिल थे, फिर वो धीरे धीरे किस रूप में परिवर्तित हो गए, इसलिए यहाँ बताना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और जब आगे जितने भी हम आगे इतिहास को पढ़ते जाएंगे, आपको लोगों में पढ़ाऊँगी, तो मैं आगे भी इसकी चर्चा करती रहूँगी। अब हम आप लोगों के सामने इसकी चर्चा करते हैं। और एक सूचना आप लोगों को देनी है कि इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो जाएगा आप लोगों के सामने, वह बिल्कुल क्रम से होगा। प्राचीन इतिहास पहले, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। हमारा भारतीय इतिहास 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकाल और आधुनिक। इन तीनों को मैं बारी बारी से पढ़ाऊँगी। जो भी आप में से पढ़ना चाहे वह पढ़िए, और जिन्हें हमारी वीडियो अच्छी लगती है वह लाइक भी करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो चला जाए। सब्सक्राइब करने से वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। जब वीडियो आप खोलेंगे तो उसके नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसे आप दबा देंगे तो आपका सब्सक्राइब चैनल हो जाएगा। ठीक। और ये जो हम इतिहास पढ़ाएंगे, आप यह समझ लीजिए कि आप लोग जितने भी यूपी में परीक्षा देंगे या कहीं और भी देंगे, तो आप लोगों का प्रश्न अवश्य हल होगा, क्योंकि मैं यूपी पीसीएस के स्तर तक पढ़ाऊंगी। आप यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी को आरओ कहते हैं। ठीक। यूपी पुलिस की जो होती है, यूपीएसआई, लेखपाल, और जितने भी परीक्षाएं होते हैं, सबके लगभग मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न आएंगे। अगर किसी भी परीक्षा में 20 प्रश्न इतिहास के आते हैं, तो इस बात की मैं संभावना जता रही हूँ आपको कि मेरे पढ़ाए हुए 15 प्रश्न आप लोगों को अवश्य मिलेंगे। 5 प्रश्न देखिए, एग्जामिनर भी जो प्रश्न बनाने वाला होता है वह भी कुछ इस तरीके से रखता है कि बच्चा उन प्रश्नों को करके लीड करे। आप कितना पढ़े हैं? अगर मुझे परीक्षा देना हो तो शायद मैं भी 20 का 20 प्रश्न नहीं करूं, क्योंकि इस तरीके से कुछ बनाया ही रहता है, पर 15 प्रश्न फंसने की गारंटी ज़रूर रहेगी। तो आप लोग जो भी परीक्षा देना चाहते हैं वो पढ़ें। जहाँ पर जिस भी राजवंश की बात आएगी, मैं उन राजवंश के बारे में भी प्रकाश डालने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा एक ही होगा: परीक्षा के पेपर को हल करना। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए, यहाँ पर हमने दशराग युद्ध लिखा है। ठीक। दशराग युद्ध। अब दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में, यहाँ नहीं लिखते भाई, यहाँ लिखना सही नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग का
वर्णन मिलता है। ठीक, अब दशराग का युद्ध हुआ क्यों था? हमने आपको बताया था पहली वाली भी क्लास में कि जब भरत जन के राजा सुदास ने अपने पुरोहित को बदल दिया था। इनके पुरोहित पहले कौन थे? इनके पुरोहित थे विश्वामित्र। समय बीतता रहा, जो भी कुछ हुआ हो या उनको लगा कि इस पद में थोड़ा कुछ नया करना चाहिए, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया। किसके स्थान पर? विश्वामित्र के स्थान पर। अब विश्वामित्र ने क्या किया? उन्हें बहुत गुस्सा आया। भाई स्वाभाविक है, किसी को अगर पद से हटा दिया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। जब उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 10 राजाओं का संघ बनाया। उस समय कबीलाई समाज था। भरत जन कबीला जो शक्तिशाली था, उसी के बराबर एक और कबीला भी था शक्तिशाली, जिसका कबीले का नाम था पुरु कबीला। पुरु कबीले के अलावा और जितने भी थे वो सभी के सभी थोड़े कम थे उन लोगों से। और पुरु कबीला सरस्वती नदी के दोनों तरफ निवास करता था। इस वजह से वह सोचता था पुरु कबीला कि हम भरतों पर विजय पा लें और हमारा राज यहाँ हो जाए, क्योंकि हम तो दोनों तरफ हैं। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर यह एक अवसर मिल गया पुरुओं को। पुरु भी बढ़ चढ़ के इस दशराग युद्ध में भाग लिया। पर कैसे कैसे हुआ इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने लिखा है कि दशराग युद्ध 2 तरफ हुआ था, दो भागों में था। एक तरफ तो भरत जन के राजा सुदास थे, दूसरी तरफ 10 राजाओं का संघ था। विश्वामित्र ने 10 राजाओं के संघ को बनाया और इस 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किया। इसके पुरोहित विश्वामित्र बने और राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ। इधर ये पुरोहित है, यहाँ हमने लिखा है। तो ये जो 10 राजाओं में थे, ये कौन कौन थे? इसमें 5 आर्यजन थे और 5 लघु जनजातियाँ थे, यहाँ के स्थानीय लोग थे। 5 आर्य में अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस, अनिल, फक्त, भलानस, शिव, विषाणिन। ये जो 10 जनजातियां हैं, ये जो 10 जन हैं, इन्होंने 10 एक संघ बना, जिसे 10 राजाओं का संघ माना जाता है। अब ये जो 5 हैं, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये 5 आर्य को पंचजन कहा गया था। पंचजन। अब ये तो 5 लघु जनजातियां हैं ही। ठीक, अब हुआ ये कि इन दोनों का और इस राजा सुदास के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में बहुत ही भीषण, बहुत घमासान युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी नदी है। ठीक है, जब युद्ध हुआ था तो उस समय रावी नदी में बाढ़ आ गई थी। आप ये सोचिए कि एक तरफ ये भरत जन है और दूसरी तरफ 10 राजा हैं, तो क्या इनकी शक्ति ज़्यादा नहीं थी? बिल्कुल ज़्यादा थी। लेकिन रावी नदी में बाढ़ आने के कारण इनके सैनिक बहुत सारे ऐसे ही बह गए, तो इनकी शक्ति स्वतः ही कम हुई। और क्या हुई? बारिश भी हो रही थी, तो उसमें युद्ध ठीक से नहीं होते हैं बारिश में। ठीक है, हाथ गीले होते हैं। लेकिन इनमें क्या भरत अकेले थे या नहीं थे? अब हम इनकी चर्चा करते हैं। इस सुदास के साथ एक कबीला था जिसका नाम था सृंजय कबीला। इस सृंजय कबीला ने भरत जन को अपना सहयोग दिया। ये छोटा कबीला था तो इधर नहीं गया, इनको ही सहयोग दे। ठीक है, हम आप ही के साथ रहेंगे। उसके बाद 3 जन और थे, 3 बंधु। ये बहुत ही चतुर थे, वो अनार्य थे। वो कौन कौन थे? आप देखिए, ये 3 जो हम बात कर रहे हैं, एक थे अजा, दूसरे थे
सुग्री और तीसरे क्या थे, यक्ष। भाई ये सुग्री नहीं थे, ये थोड़ा नाम ऐसे होते हैं कि कभी कभी ना उच्चारण में दिक्कत हो जाते हैं। ये थे सुग्र, ठीक। अब ये अजा और शिग्रू, ये अजा और शिग्रू यक्ष, ये तीनों ने इन तीनों ने मिलकर दोनों तरफ अपना अपना सहयोग दिया था। किसने, अजा शिग्रू यक्ष ने। ये चाहते थे कि हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, हम अपना अपना सहयोग आप दोनों को देते हैं। तो इनका ये बहुत बड़ी प्रमुख विशेषता थी, ये इनका भेद था। उस समय तो युद्ध में इन लोगों को भी नहीं पता रहा होगा कि ये तीनों हम दोनों का साथ दे रहे हैं, लेकिन ये इनका अपना फ़ायदा था, तो ये अपना ये कर रहे थे। फिर किसकी जीत हुई इस पूरे युद्ध में, दशराग युद्ध में जीत किसकी हुई, राजा सुदास की। जब जीत हो गई तो राजा सुदास ने अपने सुदास ने अपने भरत जन के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा, भारत वर्ष रखा। इनका निवास, इनका जो राज्य था सुदास का राज्य कहाँ था, राज्य सरस्वती एवं यमुना नदियों के बीच था। यमुना नदियों के बीच का जो प्रदेश था, इस राजा सुदास के, इस भरत जन का राज्य था। अब जब ये जीत जाते हैं सुदास, तो इन्होंने अपने देश का नाम भारतवर्ष रखा और ये 10 राजाओं को हरा दिए। तो भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट बने। कौन, भरत जन, भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट बन गए। कौन, भरत जन। उस समय कबीलाई समाज था, तो ऋग्वेद में कुल 24 जनों की चर्चा है, 24 जनों का नाम उल्लेख है। इसका मतलब यह नहीं कि 24 जन के अलावा और कोई नहीं था, और भी लोग थे, लेकिन जिनके पास शक्ति थी, उनका अपना एक जगह साम्राज्य चलता था, वो 24 जन थे। इसलिए ऋग्वेद में 24 जन की नाम बताया गया है। अब ऋग्वेद की जो रचना में जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, ऋग्वेद का तीसरा मंडल की रचना विश्वामित्र ने ही की थी। इस विश्वामित्र ने ऋग्वेद की जब तीसरे मंडल की रचना की, तो उसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र आता है, और गायत्री मंत्र के लिए कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जरा हम इनको देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं गायत्री मंत्र के लिए। पहले तो यह पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ लिखा है, गायत्री मंत्र कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा है। उसके बाद क्या प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के रचना किसने किया था। रचना किसने किया, विश्वामित्र ने। ठीक। अब ये तीसरे मंडल में आया और विश्वामित्र ने रचना किया, और यह गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, यह भी प्रश्न आता है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, किसको, सूर्य की पुत्री
सूर्य की पुत्री सविता है, इस सविता को यह गायत्री मंत्र समर्पित है। 1, 2, 3 यह 3 प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। जब दशराग युद्ध के बाद राजा सुदास विजयी हुए, वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए, तो उनके जो वशिष्ठ थे, जो पुरोहित, उन्होंने 7वें मंडल का रचना की, 7वें मंडल की रचना की। उसी 7वें मंडल में इस दशराग युद्ध का वर्णन है। ठीक है। और अगर कोई दशराग युद्ध के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहेगा तो एक अशोक बैंकर हैं। कौन है? अशोक बैंकर। इन्होंने इस दशराग युद्ध की किताब लिखी है। दशराग युद्ध की किताब लिखी अशोक बैंकर। कोई भी छात्र पढ़ना चाहे तो इसे पढ़ सकता है। ठीक है। अब जब ये भरत लोग जीत गए, राजा सुदास जीत गए, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, ये हैं पुरु। अब ये पुरु हार गए, तो जब पुरु हार गए तो ये पुरु और भरत में मित्रता हो गई। ये मैत्री संबंध स्थापित किए। जब मैत्री संबंध स्थापित हो गया तो इन लोगों ने वैवाहिक संबंध भी शुरू किया। वैवाहिक संबंध भी शुरू किया। कौन कौन? भरत प्लस पुरु। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है? कुरु वंश बना। ठीक। अब देखिए ये वैवाहिक संबंध तो हुआ, लेकिन क्या ये सारे भरत जनों के साथ हुआ? क्या ये सारे पुरुजनों के साथ हुआ? नहीं। ये 2 राजाओं के बीच में इनके पुत्र और पुत्रियों में शादी हुआ। पुत्री पुरु की थी और पुत्र भरत का था। ऐसे ही शादियां लगभग हुई। ठीक है। इसी वजह से ये कुरु तो वंश हुआ ही, लेकिन ये जो आगे जाकर इसी में महाभारत युद्ध होता है, लेकिन उसमें जो वर्णन आता है महाभारत युद्ध में भरत का आता है कि इसमें भरतों की कहानी है। जब वो महाभारत युद्ध जब जीत जाते हैं तो महाभारत की जितनी भी बातें होती है ना, वो क्या थी? विजय संबंधित बात थी, तो उसे जय संहिता कहते हैं। और वही जय संहिता में 8800 श्लोक थे। उसके बाद 24,000 श्लोक और जोड़ दिए गए तो वह भारत हो गया। और जब 1 लाख श्लोक हो गया तो वह महाभारत हो गया। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये लोग सारे के सारे खत्म हो गए। इन सभी का अपना अपना साम्राज्य चला। ये कालांतर में सभी लोग एक नए नए वंश की स्थापना की और नए नए आज भी इनके वंशज हैं। आप ये जो यदु है और ये तुर्वस, इन लोगों ने भी मित्रता की कर ली थी और वैवाहिक संबंध बनाया था। ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा मिटाते हैं, फिर कुछ और बातें करते हैं। ठीक। अब थोड़ा हम भरत वंश के बारे में देख लेते हैं। भरत वंश। ठीक। भरत वंश के राजा कौन थे? सुदास थे। सुदास। अब इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे दिवोदास। अब दिवोदास के पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे पिजवन। ठीक। अब ये पिजवन के ये कौन हुए? ये उत्तराधिकारी थे। इनके पोता, हमारे यहाँ पोता कहते हैं। अगर पुत्र को पोता कहते हैं, और जगह क्या कहा जाता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक। तो ये दादाजी के नाम से ये सुदास को भी क्या कहा जाता था? पैजवन कहा जाता था। कई जगह सुदास के लिए पैजवन शब्द भी आता है। अब ये जो सुदास के पिताजी थे दियोदास ने एक संबर नाम के राजा को हराया था। किसे? संबर नाम के राजा को हराया था। उस हराने के बाद इन दियोदास के नाम में भी संबर शब्द जुड़ गया।
तो इन्हें संबर कहा गया। और संबर सुदास के लिए भी कई जगह आता है, ठीक है, ये संबर शब्द सुदास के लिए भी आता है। अब जब सुदास के बाद 2-3 राजा और भी हुए। देखिए, जब ये लोग कुरु बन गए तो इसका मतलब यह नहीं कि सारे भरत बन गए थे। भरतों की और भी वंशावलियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी आगे, ठीक। इनके बाद एक राजा आया, इसका नाम था देवदास। के बाद देव सर्वस राजा आया और एक राजा और बना, उसका नाम था देवरात। इस तरीके से कई सारे इनके वंशावलियाँ आगे बढ़ी, लेकिन जब ये कुरु वंश जो है तो इनका कई सारे विनाश हो गया। धीरे धीरे ये कालांतर में परिवर्तित हो गए। मैं सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रही हूँ कि प्रकाश डालती रहूँ, ठीक है। अब थोड़ा पुरु के बारे में देख लेते हैं। इनका राज्य कहाँ था? इनका राज्य था सरस्वती और यमुना नदियों के बीच में, ठीक। अब थोड़ा पुरु के बारे में हम देख लेते हैं। हमारे दसरा युद्ध में यही 2 लोग ज़्यादा खास लगते हैं, इसलिए बताना है पुरु। पुरु, ये पुरु जो है सरस्वती के दोनों किनारे पर थे। किनारे पर थे, इसीलिए ये लोग अधिकार करना चाहते थे भरत जन पर। अब भरत जन पर जब अधिकार कर लेंगे तो इनका साम्राज्य हो जाएगा। दोनों किनारे थे, सोच रहे थे कि हमारी संख्या तो ज़्यादा है, हम अधिकार क्यों न कर लें। हमेशा यह दशराग युद्ध उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। किस उत्तराधिकार के लिए? पुरोहित के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। और साम्राज्य विस्तार के लिए बाकी 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध लड़ा था। साम्राज्य विस्तार, आपको हमने बताया कि रावी नदी में बाढ़ आ गया था, बहुत सारे यूं ही सैनिक मारे गए, चले गए, बह गए, बरसात हो गई, ठीक। अब ये जो पुरु के शुरुआती जो राजा थे, शुरुआती कौन से राजा थे? एक थे दुर्गाह, एक दुर्गा थे और एवं हाँ सही लिखा। ये जो पुरु के शुरुआती जो राजा थे दुर्गा एवं गिरिच्छित थे। ये गिरिच्छित के एक पुत्र थे। कुरु, ये गिरिच्छित के एक पुत्र थे कुरुवत्स। ये कुरुवत्स का इस दशराग युद्ध में मृत्यु हो गई थी। कुरुवत्स की दशराग युद्ध में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसका जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक तो था त्रसदस्यु था। ये इनमें भी कई सारे अच्छे अच्छे राजा निकले और इनके भी जो आगे जो भरत और कुरु मिल गए तो ये, लेकिन ये पुरु फिर भी अपने अस्तित्व में था। और पुरु भी के वंश कई सारे शाखाओं में बटे थे, ठीक। अब जरा हम उस समय के जो कबीलाई जो समाज था, जो जन लोग थे, इनका राजनीतिक संगठन कैसा था? जनों का राजनीतिक संगठन, देखिए जन माने क्या होता है? जन माने हमने बताया लोग होता है। जन माने लोग। कैसा लोग? कैसे लोग? ये कई सारे लोग थे, एक समूह था इनका, लोगों का समूह था, लोगों के समूह को जन कहा जाता था।
अब ये जन लोग जो थे, एक जाति के जन एक ही कबीले में रहते थे, और एक जाति के जन दूसरे जाति के जन दूसरे कबीले में नहीं जाते थे, वो अपने ही कबीले में रहा करते थे। ठीक। अब इनकी जो राजनीतिक संगठन की बातचीत है, राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या था? परिवार था। परिवार। अब परिवार को क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। क्या होता है? कुल। अब एक परिवार का जो मुखिया होता था, जो कुल का मुखिया, वह कौन होता था? पिता या बड़ा भाई होता था। इसका जो मुखिया था, कुल का मुखिया कौन था? पिता या बड़ा भाई। इनको क्या कहा जाता था? ये जो मुखिया जी थे, इनको क्या कहा जाता? पिता या बड़ा भाई के जो परिवार के जो मुखिया थे, उनको कहा जाता था कुलप। क्या कहा जाता था? कुलप। ये परिवार का ये मुखिया जो है, ये क्या हो गया? ये कुलप हो गया। ठीक। जब कई सारे कुलप मिलते थे, जब कई कुलप मिलते थे, कुलप मिले तो क्या बन गया? ग्राम बनता था। ग्राम मतलब गांव बनता था। इस गांव का जो मुखिया होता था, इस गांव को मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। इस गांव के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। अब जब कई सारे ग्रामणी मिलते थे, यानी ग्रामणी, यहाँ आप ग्रामीणी लिखते हैं। ठीक है। ग्रामणी और ग्रामणी एक जैसे शब्द आ जाते हैं। ठीक है। ये कई सारे ग्रामीण मिलते थे तो क्या बनता था? ये बनता था विष। क्या बन गया? विष। अब ये विष का भी ये मुखिया होता था। विष के मुखिया को क्या कहते थे? मुखिया को विषपति कहते थे। जब कई सारे विषपति होते थे, जब कई सारे विषपति आपस में मिलते थे तो फिर क्या हुआ? जब कई सारे विषपति मिले तो फिर क्या हुआ? जन बन गया। जन। अब इन्हीं जन की हम बात कर रहे हैं उस समय। तो सोचिए, इतने सारे लोगों को मिलाकर एक जन बनता था। कौन? ये जन। फिर जन का जो मुखिया होता था, वह राजा या राजन होता था। राजा या राजन, ये राजन शब्द कई जगह आए हैं। ठीक है। ये कौन? जन का मुखिया। ठीक। अब उस समय ये तो हमने संगठन की इकाई बताया। अब जो जन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजा का था, और राजा के बाद किसका स्थान था? राजा के बाद पुरोहित का स्थान था। हम जरा जन की, अब यहाँ हम जन हैं तो हम ये जन। ठीक। क्या है? टेढ़ा हो रहा है भाई। इसमें एक आता था सेनानी, फिर यहाँ पर पुरोहित, फिर यहाँ पर ग्रामीणी। ठीक। यह तीनों इस जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। और भी पदाधिकारी थे। हमने बताया कि ये जन में 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। कितने थे? 3। सेनानी, पुरोहित, ग्रामणी। पुरोहित का राजा के बाद ही, ये जन के जो राजा था, राजा के बाद इनका स्थान था। ये पुरोहित युद्ध के नेतृत्व भी करते थे, सलाहकार भी थे। तो यही पुरोहित पहले कौन थे? भरत जन के पुरोहित। भरत जन के पुरोहित जो थे, विश्वामित्र थे। उसके बाद इनके हटा, जब भरत जन ने राजा सुजासेन इनको हटा दिया तो इनके स्थान पे किसे बनाया? वशिष्ठ को बना दिया था। आप लोगों को पहले बताएं।
वशिष्ठ को बना दिया। अब वशिष्ठ ने ही दशराग युद्ध के बाद 7वें मंडल की रचना की थी, जिसमें दशराग युद्ध का वर्णन है। ठीक, अब एक बात हम आप लोगों को बताते हैं कि जब दशराग युद्ध लड़ा गया तो जब राजा सुदास जीत गए तो वो किन किन कारणों से जीते आप जानते हैं? जब युद्ध हो रहा था तो रावी नदी में बाढ़ आई, ये हमने पहले बताया, बहुत सारे सैनिक यूं ही बह गए। उसके बाद इनके पास, सुदास के पास ना अच्छे हथियार थे। आप समझ लीजिए कि लोहे का जो खोज है, लोहे की खोज की जानकारी कब मिलती है? आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तर वैदिक काल में जानकारी मिलती है लोहे की, लेकिन यह लिखित रूप है। फिर भी उसके पहले इन वशिष्ठ जी को लोहे की जानकारी हो चुकी थी। जब लोहे की जानकारी हो चुकी थी तो उसके हथियार भी बने थे, थोड़े मिला जुला के कई धातुओं के बने थे, जैसे कांसा, तांबा। एक शब्द आता है श्याम अयस, यहाँ लिखते हूँ, एक शब्द आता है श्याम अयस। अब इस श्याम अयस का मतलब कि लोहा ही है। ठीक, तो जब इनके लोहे के, और लोहा प्योर लोहा नहीं था, उसमें कांसा भी था, कांसा। ठीक, कांसा और ये लोहे का कुछ अंश मिला करके हथियार बने हुए थे। तो जब इनके पास मजबूत हथियार रहेंगे तो युद्ध में तो विजयी होंगे ही। ठीक है, ये कारण था इनके विजय होने का। रावी नदी तो दैवी समझ लो, सुदास के पास एक दैवी कृपा थी। ठीक, अब आप लोग यह समझ लीजिए कि जब भी परीक्षा में कहीं उत्तर लगाने को आए कि लोहे की खोज कब हुई थी, तो आप लोग सीधे सीधे उत्तर वैदिक काल ही लगाइएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने ये खोज हुई पहला, इसकी जिक्र इतनी नहीं है। सही आपको उत्तर वैदिक काल लगाना है, इस समय वाला नहीं लगाना है। जब महाभारत युद्ध हुआ था तो उस समय ये माना जाता है कि 950 ईसा पूर्व का समय था। 50 ईसा पूर्व, 950, फिर 50 साल बाद क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल आ गया। ये ऋग्वैदिक काल की बातचीत है, ऋग्वैदिक काल को वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, जब उसके बाद ये लोग अपने अस्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन के, अस्तित्व तो उस समय इनका जो भी था भरत और पुरु का बना और बहुत परिवर्तित रहा ये। उसके बाद हम बताते हैं कि क्या क्या हुआ। ठीक है, हमने इन लोगों के वैवाहिक संबंध के बारे में बताया कि जब ये भरत पुरु क्या बने, कुरु बने, तो इनका जो आरंभिक, ये कुरु का जो आरंभिक स्थान हुआ राज्य करने का, कहाँ हुआ? आरंभिक की बात कर रहे हैं, आरंभिक सरस्वती एवं दृश्यवती नदी के बीच के ऊपरी छोर में, यानी नदियों के, दृश्यवती नदी थी भाई, कौन नदी थी एक बार कंफर्म हम कर लेते हैं। हाँ, दृष्टावती नदी थी भाई। देखो कंफर्म इसलिए नहीं हो रहा था कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। ये दृष्टावती नदी थी, दृष्टावती। ये सरस्वती एवं दृष्टावती के नदियों के जो ऊपरी छोर होता था, ऊपरी जो भाग था, जमीन था, ये कुरु लोग वहीं अपना शासन बनाए, क्योंकि भरत तो चल ही रहा था और कुरु भी चल रहा था। लेकिन इनके जो शादी ब्याह हुआ इनके राजवंशों के बीच में हुआ, सभी में तो हुआ नहीं भाई। ये भरत के किसी एक पुत्र की शादी हुई, यहाँ वाले किसी एक पुत्र की शादी हुई, सारे के सारे तो नहीं हुई ना। यहाँ की चाहे पुत्री की हो चाहे पुत्री एक की, तो इनसे जो, इन लोगों से जो पुत्र संतान उत्पन्न हुए वह कुरु के नाम से हुआ। ठीक है, तो जब कुरु हुए तो यहाँ पर इन शुरुआती दौर में यहाँ पर इन लोगों ने अपना साम्राज्य बनाया। फिर ये आगे कहाँ गए कुरु? फिर ये शीघ्र ही, ये कुरु लोग शीघ्र ही
दिल्ली के क्षेत्र में, जो आज का जो दिल्ली है, दिल्ली वाले क्षेत्र में, और आपके दिल्ली वाला क्षेत्र और दोआब का जो ऊपरी भाग है, दिल्ली वाला क्षेत्र, आज का दिल्ली वाला क्षेत्र और ऊपरी वाला दोआब का ऊपरी वाला भाग, दोआब का ऊपरी वाला भाग जो था, यहाँ पर इन लोगों ने अपना शासन किया। किसने? कुरु ने। ठीक है। उसके बाद बहुत जल्द ही ये लोग मध्य भाग पर भी अधिकार कर लिए। कहाँ पर अधिकार कर लिए? मध्य भाग पर। यहाँ तो ये ऊपरी भाग पे अधिकार कर लिए। फिर ये क्या? उच्च गंगा में, उच्च गंगा मैदान में ये लोग अपना अधिकार कर लिए। कहाँ? उच्च गंगा मैदान में, यानी मध्य भाग में भी, मध्य भाग में जब यहाँ पर अधिकार कर लिए तो उस समय ये जो अधिकार जो इनका मध्य भाग यहाँ पर हुआ, तो उस समय ये लोग, ये कुरु लोग, अब भरत को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ कुरु पे चलते हैं, ये कुरु लोग पांचाल के साथ मिल गए। पांचाल के साथ मिलकर कुरु और पांचाल ने, कुरु और पांचाल, इन पांचाल ने मिल करके मध्य गंगा मैदान में, उच्च गंगा में अब जो है ये अपना शासन स्थापित किए। बहुत तेज से ये प्रसारित हुए, बहुत तेज प्रसारित मतलब प्रसार किए, अपना साम्राज्य बढ़ाएं। और जब दिल्ली वाला क्षेत्र जो आज का है सब बने, तो वहीं पर इन कुरु ने अपनी राजधानी बनाई। कहाँ? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में जब बनाई, आप लोग जानते हैं कि हस्तिनापुर ये कुरु वंश में ही पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई। जब युद्ध हो गया तो कुरु वंश का तो विनाश हो गया। सीधा सीधा ये कुरु वंश क्या हो गया? विनाश। ये विनाश किनके? कुरु वंश के जो राजशाही परिवार थे। फिर भी इनकी तो संख्या भी बढ़ी थी, तो ये लोग जो इनके जीवित बचे रह गए, ये लोग कौशाम्बी चले आए। कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों के पास ये पड़ता है, कौशाम्बी। ठीक। ये जो है कथा भी है, पौराणिक कथा के अनुसार ये लोग इलाहाबाद के पास आकर के बसे, जो जीवित कुरु थे। ठीक। और ये लोग जब हस्तिनापुर तो बाढ़ में बह गया था। कौन? हस्तिनापुर कहाँ बढ़ा, कैसे खत्म हो गया? बाढ़ में। बाढ़ में। ये क्या, ये कौन बताता है? ये पौराणिक कथाएं बताती। ये बाढ़ में बह गए तो जो जीवित लोग बच गए, जीवित लोग बचे, कहाँ पहुँचे? कौशाम्बी। ये किसके पास? इलाहाबाद के पास पड़ता है, इलाहाबाद के। यहीं पर ये अपना जीवन जीने लगे। यहाँ पर भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर वैदिक के अंत होते होते इन्होंने पूरब की ओर प्रसार किया, पूरब की ओर अपना कदम बढ़ाया। अब ये जो कुरु और पांचाल जो मिल करके जब इन लोगों ने अपना शासन चलाया, तो इनका शासन उत्तर वैदिक काल तक महत्वपूर्ण रहा। अपने महत्व को उत्तर वैदिक काल तक बनाते रहे। ठीक। जब ये आगे बढ़े, फिर ये यहाँ तो रहे, उसके बाद ये आगे बढ़े, पूरब की तरफ बढ़े। ये दोआब क्षेत्र इन्होंने छोड़ दिया। दोआब क्षेत्र से पूरब की ओर बढ़े। पूरब की ओर बढ़े। कहाँ बढ़े ये पूरब की ओर? ये पूरब की ओर जो बढ़े, ये कहाँ बढ़े? कोसल में। पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोसल की ओर बढ़े, वहाँ पर इन्होंने राज्य किया। उसके बाद कहाँ बढ़े? उसके बाद उत्तरी बिहार में भी ये गए। उत्तरी
उत्तरी बिहार में विदेह नामक स्थान पर, विदेह में भी इन लोगों ने अपना शासन किया। अब थोड़ा हम इससे अलग भी थोड़ी सी आपको हम बात बता रहे हैं। ये सब तो हो गया, ठीक। हमने आपको जब बताया था कि भरत और पुरु, यहाँ जो हमने आपको बताया था ये कुरु इस तरीके से चले, लेकिन जब इन लोगों में शादी ब्याह हुआ था, सबके तो हुए नहीं थे, तो यहाँ पर भी कुछ लोग चले और यहाँ पर भी कुछ लोग चले। इन लोगों ने अपने अपने वंश आगे बढ़ाए, कालांतर में वंश आगे बढ़ाए। ये भरत, अब इस भरत में, अब ये तो देखिए ऋग्वैदिक काल की है। ऋग्वैदिक काल की जो बात है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात है। अब ये 500 साल की बात है। तो ये भरत लोगों में ये जो भरत नाम है या भारत आप समझ लीजिए, इसमें त शब्द का ह्रास हो गया। ये जो भरत है, भरत, इसमें त हट गया, त शब्द क्या बचा, सिर्फ भर बच गया, भर, ठीक। अब क्या हुआ, तो जब ये लोग भी अपना जगह जगह प्रसार किए हैं, तो ये लोग शिव जी के बहुत ही परम भक्त थे। किसके भक्त थे, शिव जी के। शिव जी के ये परम भक्त थे। जब ये शिव जी के परम भक्त हो गए तो शिव का जो अलंकार होता है, गले में उनके सर्प होता है, उस सर्प को ये लोग भी पहनने लगे। आभूषण बना के अपना मुकुट सर्प का बनाते थे। जब ये सर्प का बनाने लगे, शिव जी के अलंकार को, सर्प को जब इन्होंने अपने मुकुट में, अपने ये जो बाजुओं में पहनते थे, जो आभूषण आप समझ लीजिए, जो भी आभूषण ये सर्प टाइप का पहनते थे, फिर ये क्या हो गए, इनको क्या कहा गया, इन्हें नागवंश कहा गया। सर्प को धारण करने इन्हें नागवंश कहा गया, नागवंश, ठीक। ये नागवंश के नाम से आप लोग इतिहास में ज़रूर पढ़े होंगे कहीं न कहीं, ठीक। अगर नागवंश भी नाम आता है और भारशिव नाम भी आता है। अब ये जब नागवंश, अब नागवंश से शासन किया इन लोगों ने, फिर नागवंश शिव जी की इतनी पूजा करते थे कि शिव जी के अलावा छोड़ के जाते नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा साम्राज्य कैसे चलेगा, विस्तार तो करना होगा। तो इन लोगों ने शिव जी को ही अपने ऊपर उठा लिया, शिव के लिंग को अपने कंधों पर धारण कर लिया, अर्थात शिव का भार ढोया। फिर ये क्या हो गए, यह नागवंश का नाम भारशिव हो गया। इस नागवंश का नाम भारशिव हो गया, ठीक। तो ये भारशिव नागवंश कहलाएं। अब इतना बड़ा इनका नाम हो गया, फिर लोगों को थोड़ी नाम लेने में दिक्कत होती थी, तो इनका जो है नाम थोड़ा छोटा कर दिया। भाई किसी का जब नाम बड़ा होता है तो नाम छोटे करते हैं ना, कैसे लोग बुलाते हैं, डी के, पी के, सी के, आर के लोग बुलाते हैं। तो इसी तरीके से इनको क्या कहा गया साधारण जनता में, ये चले कहाँ से, भरत से, ठीक। फिर इनको सिर्फ ऊपर वाला नाम लीजिए, आगे वाला जो भाग इतना है, ये इनको साधारण जनता में भर कहा गया। कहाँ, साधारण जनता में। साधारण जनता में इस भारशिव नागवंश को भर कहा जाने लगा। अब ये भर के नाम से, और भारशिव नागवंश के पूरे प्राचीन इतिहास में भारशिव नागवंश मिलेगा, नागवंश मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि 711-12 में मुस्लिम आक्रांता आए, उस समय भी इन लोगों ने खूब उनका विरोध किया, उनको भगाया, लेकिन अंत तक तो वो यहाँ बस ही गए। आप लोग जानते हैं इन्होंने भारशिव नागवंश होने के नाते ये भार ढोए शिव का, इसलिए लोगों में यह भर के नाम से फेमस थे और भर भर ही रह गए। फिर मुसलमानों के बाद अंग्रेज भी आए। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों का भी तो प्रसारवादी नीति थी,
अंग्रेज़ों को भी ये रोकते थे। तो अंग्रेज़ों ने इनको जो है एक क्रिमिनल एक्ट लागू कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, कि इनको अपराधी घोषित कर दिया जाए और ये जन्मजाति हो। और जो लोग यहाँ के लोग थे स्थानीय, भाई देखिए राजसत्ता में ना कोई दोस्त नहीं होता, हर आदमी सोचता है कि इसका शासन ख़त्म हो और हमारी सत्ता आए। तो सभी लोग अंग्रेज़ों को सूचना दे देते थे कि ये फला आदमी यहाँ पे है, ये भारतीय। तो वो लोग भागते फिरते थे। फिर क्या हुआ, अपनी नस्ल को बचाने के लिए वो जंगलों की ओर पकड़े। जब जंगल में रहने लगे तो भाई जंगल में उनकी महिलाएं भी रहेंगी। आप समझ लीजिए कि इस जंगल में गए तो इनके दो कारण थे। दो कारण का कारण तो बाद में आता। पहला था पेट। एक पेट वो है जो भूख के लिए, भूख कैसे मिटेगी, भाई जीवित हैं तो भूख तो मिटेगी, भूख के लिए। दूसरा पेट उनकी महिलाओं का जो गर्भ है, गर्भ में पल रहे बच्चे को जीवित करने के लिए, अपने नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए वह जंगलों की ओर रुख किए। आज भी वो है, आज उनकी दशा जो है बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी वो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। ठीक, जब ये क्रिमिनल एक्ट लागू हो गया तो उसके बाद भी ये लोग अपना जीवन जी ही रहे थे किसी न किसी तरीके से। अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर रहे थे, खूब लोहा ले रहे थे। ठीक, आप जानते हैं कि ये जो हमने बताया कि नागवंश क्या बन गया, भारशिव। फिर भी नागवंश और दूसरा क्या बन गया, भारशिव। ये दोनों तो हैं एक ही, फिर भी कुछ ऐसे रह गए जो यही कहलाएं और कुछ लोग ये कहलाएं। ठीक, ये दोनों किसके वंशज हैं, भरत जन के वंशज हैं। ऋग्वैदिक कालीन भरत जन के वंशज हैं। अब इन नागवंश में एक और शाखा बन गई। ठीक, उस शाखा का नाम है हर्यक वंश। नागवंश में जो एक शाखा बनी, उस शाखा का नाम है शाखा हर्यक वंश। आप लोग हर्यक वंश के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। मगध में जो पहला साम्राज्य बना हर्यक वंश ही तो था। हर्यक वंश का राजा कौन था, हर्यक वंश का राजा बिंबसार था। पूरे इतिहास में इस हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, इन्हें पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृहंता। अब ये पितृहंता इनको क्यों कहा जाता है, इन हर्यक वंशियों को? क्योंकि दशराग युद्ध ही नहीं हुआ था, यहाँ पर भी युद्ध हो रहे। ये इनके जो पुत्र लोग थे सोचते थे हमारे पप्पा लोग राज्य नहीं ठीक से चला रहे हैं, हम राजा बनेंगे। तो ये बिंबसार का भी लड़का था, इनकी हत्या करके खुद राजा बना। तो यहाँ पर सभी पुत्रों ने अपने पिताओं की हत्या कर करके राजा बना। कई सारे वंश यहाँ पर आए, वंश नहीं, राजा हुए। और जब हम मगध का साम्राज्य पढ़ाएंगे तो इसकी बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं जानकारी दूंगी। यहाँ के लिए इतना ही। उसके बाद ये तो शाखा हर्यक वंश, यहाँ नाग वंशों की बहुत सारी शाखाएं अलग अलग बढ़ गए। आज कालांतर में इनके अलग अलग बहुत सारी जातियाँ हैं। ठीक है, तो ये तो हर्यक वंश चला। फिर इनके जो नाटक देख करके फिर नागवंश भी धीरे धीरे आ रहे थे। कहें कि अब बस हो गया, तुम लोग बहुत शासन कर लिए, बहुत उपद्रव मचा रहे हो, अब मैं शासन करूँगा। तो अब हर्यक वंश के बाद फिर से नागवंश की शासन आई, फिर से नागवंश की शासन आई, फिर से किसके बाद, हर्यक वंश के बाद आई। जब नागवंश की शासन आई तो आप लोग जानते हैं कि हर्यक वंश के बाद आप लोग शैशुनाग नाम से आप वंश की स्थापना हुई। ठीक है, किससे, शैशुनाग या शिशुनाग, शैशुनाग, यानी कि मिला जुला के ये नाग ही थे, नागवंश ही थे। ठीक, अब आपको पता है कि नागवंश को हटाकर, यानी नागवंश को विनाश करके
किसने अपना साम्राज्य बनाया? नंद वंश ने बनाया। नंद वंश का राजा कौन था? महापद्म नंद ने इस नाग वंश को मिटा करके नंद वंश की स्थापना की। अब नंद वंश का भी तो विनाश हुआ था, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य। भाई चंद्रगुप्त मौर्य जब हम आएंगे तो बहुत अच्छे से जानकारी, यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है तो हम बहुत अच्छे से जानकारी देंगे। पूरा इतिहास तो हम क्रम से ही चलेंगे, ठीक है। अब हम जरा पाठ्यक्रम, जो आप लोग कॉलेजों में, स्कूलों में कई सारे पुस्तकें चलती हैं तो उनमें भी नागवंश का अच्छी खासी जानकारी रहती है। तो कुछ शासकों का हम नाम बता दिए रहे हैं। देखिए बहुत सारे शासक हैं, जैसे जैसे हमारा इतिहास चलेगा मैं वैसे वैसे आप लोगों को बताती चलूँगी, ठीक है। कुछ शासकों की मैं यहाँ पर बातचीत कर दे रही हूँ। ये आपके जो पाठ्य पुस्तक में सब नागवंश की बात है। कुषाणों के पतन में भी नागवंशियों का हाथ था, यानी नागवंश को श्रेय दिया जाता है कुषाणों के पतन में। कैसे? ये जो है मध्य भारत में, मध्य भारत का मतलब आप समझते हैं? मध्य भारत में मध्य भारत, भारत का मतलब क्या होता है भाई? जो ये जो था इस तरीके से था, यहाँ पर मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में ही एक स्थान था पद्यावती, ठीक। क्या स्थान था? पद्यावती, ठीक है। ये पद्यावती था मध्य प्रदेश में, पद्यावती में नाग शासकों का साम्राज्य था। किसका? नाग शासक। और यहाँ पद्यावती में कुल 9 शासक हुए थे। कितने शासक हुए थे? 9 शासक हुए थे पद्यावती में। मथुरा में भी नाग शासक थे, नाग शासक। यहाँ पर कितने शक्तिशाली शासक हुए? 7। ये जो हम आपको नंबर गिना रहे हैं कि ये सबसे शक्तिशाली शासक हुए नागवंश में। ये पद्यावती के जो नागवंश थे यह भी भारशिव कहे गए। अब इनके जो ये भारशिवों के शादी उस समय के वाकाटक नरेश के पुत्र के साथ भी हुआ था। वाकाटक नरेश कौन था? आप इस समय पुराणों में ये बात है भाई, पुराणों में ये पद्यावती, मथुरा और क्या कांतीपुर में नाग शासकों का साम्राज्य था और ये बहुत ही शक्तिशाली यानी पावरफुल थे, ठीक। अब भारशिवों का भी उस समय भी वैवाहिक संबंध हुआ। किसके साथ हुआ था? वाकाटक नरेश के साथ। भारशिव का वैवाहिक संबंध किसके साथ हुआ था? वाकाटक नरेश के प्रथम पुत्र के साथ। किसकी लड़की थी वो? ये जो भारशिव जो थे, भारशिव भवनाग की पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश के प्रथम पुत्र के साथ हुआ था, ठीक। समुद्र, जो आप लोगों को पता है कि गुप्त एम्पायर भी था। गुप्त उदय के पूर्व इन नागवंशों का ही शासन चलता था। सभी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में नागवंश था। ये बहुत ही विडंबना है कि इनका इतिहास बहुत कम पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का एक और भी कारण था कि यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं और इनके इतिहास को देखिए बहुत सारी अच्छी बातें जो है दबा दी गई है। फिर भी इतिहासकारों ने इनके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है। तो जब गुप्त वंश का एक शक्तिशाली शासक था, क्या नाम था उसका? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का
गुप्त वंश का कौन था? एक समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त। इनके समय भी पद्यावती का एक शासक था। वो कौन शासक था? नागसेन नाम का। ये समुद्रगुप्त के समय पद्यावती का जो शासक था उसका नाम था नागसेन। अब मथुरा का कौन था? मथुरा का कौन शासक था? गणपति नाग। ये नागसेन जो है, ये लोग बाद में ना सेन भी अपना सरनेम लगाने लगे थे। तो ये उस समय समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बड़े बड़े राजा थे। फिर क्या हुआ ये सब देखें हम। प्राचीन भारत की बात बता रहे हैं। प्राचीन इतिहास में ये सब हैं पाठ्य पुस्तकों में, ठीक है। उसके बाद समय बीतता रहा तो आपको हम ये बता रहे हैं कि ये लोग जब अंग्रेज आए, जब मुसलमान चले गए और अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य प्रसार करने के लिए जो नीतियाँ चलाईं, उन नीतियों को ये लोग खंडित करते थे, नीतियों का विरोध करते थे। उस विरोध के वश अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर एक कानून लगा दिया, आपराधिक कानून, क्रिमिनल एक्ट। ये लोग भागते रहे, हम बताएं। लेकिन जब अंग्रेज चले गए, भारत आज़ाद हो गया, तो वह भारत आज़ाद के 5 साल बाद पंडित जवाहरलाल को याद आया कि हमारे देश में कुछ ऐसे वीर योद्धा, वीर सपूत हैं जो अपराधी का जीवन जी रहे हैं। उनको उन्होंने मुक्त कर दिया। जब मुक्त कर दिया तो उस समय उसका नाम विमुक्त जाति रख दिया, यानी आप लोग आज से मुक्त हो गए हो। ये जो क्रिमिनल एक्ट लगा, अंग्रेज़ों ने कब लगाया था? ये लगाया था 1871 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने लगाया था क्रिमिनल एक्ट। यानी अपराधी जाति, ठीक। हमने आपको ये बताया कि 1871 ईस्वी में क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था अंग्रेज़ों ने ये अकेले नागवंशियों पे नहीं लगाया था, नागवंशियों पर नहीं लगाया था, नागवंश पर। इनके साथ भारत के 500 लोग थे, 500 जनजाति। आपको 500 लिखा हुआ है, जनजाति। आप लोग जब इस भारत सरकार ने आरक्षण व्यवस्था बनाई है, जनरल, ओबीसी और SC ST और ST को आप जनजाति मानते हैं ना। ये जन क्या है? हम अभी तक जन ही तो पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये प्राचीन काल के ये सब राजाओं के वंशज हैं, यानी ये जनजातियां हैं। आज इनकी दशा और दिशा बदल गई है, इसलिए गवर्नमेंट इनको आरक्षण देती है कि ये और आगे बढ़ें। लेकिन नागवंशियों की अभी भी दशा अच्छी नहीं है, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी वह दिन दूर नहीं कि ये लोग आगे कितना आगे जाएंगे, यह आप लोग देखेंगे ही। मैं तो इतिहास पढ़ा रही हूँ और इतिहास के मद्देनज़र रखते हुए ही बातें करूँगी, ठीक। अब हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि जब हमने आपको बताया कि समुद्रगुप्त के समय पद्यावती और मथुरा, एकांती, बहुत सारे लोग, ये सब जब इनके शासन की संख्या जब बढ़ी तो बहुत जगहों पर ये लोग अपने साम्राज्य को बनाए, वो लगभग पूरे भारत में। फिर भी जो फारसी वाले थे वो कहाँ कहाँ बनाए। 3री शताब्दी के अंत तक ये लोग मथुरा, धौलपुर, आगरा, ग्वालियर, कानपुर, झांसी, बांदा के भूभागों पर ये लोग फैल गए, अपना साम्राज्य बनाए। और उसके बाद लगभग भारत के सभी हिस्सों में फारसी और नागवंश का शासन रहा। समय बीतता रहा, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उनसे भी
1027 ईस्वी में एक श्रावस्ती नरेश थे, सुहेल देव सलासर गाजी को मार भगाया, उन अपने सीमा में आने नहीं दिए। आप सुहेल देव का नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी लिया था, अभी कुछ दिनों पहले योगी नाथ ने भी लिया था, योगी सरकार आप जानते हैं, हमारे जो अमित शाह हैं उन्होंने भी लिया। ऐसे कई राजनीतिक जितने भी हैं महानुभाव, सब लोगों ने खूब गुणगान किया सुहेल देव का। वो जो आज के इनके जो वंशज हैं वह राजभर कहते हैं। सत्य बात यह है कि सुहेल देव उस समय भारशिव नागवंश थे, लेकिन यही भारशिव नागवंश जब भर नाम से इनमें हट गया था, भरत में हट गया तो ये भर ही हो गए थे। फिर क्या हुआ, ये भारशिव हो गए, फिर वापस ये भर हो गए थे अंग्रेज़ों के कारण। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में इन्हें विमुक्त कर दिया, विमुक्त जाति के नाम से ये जाने गए, तो जब इनके जो कहानियों किस्सों से इनको पता चलता रहा नागवंशियों कि हम तो राजा थे, हमारा शासन चलता था, तो इनको तो साधारण जनता में भर कही जाते थे। तो इन्होंने यह कहा कि हम तो राजा के वंशज हैं, तो इन्होंने भर के आगे नाम जोड़ दिया, क्या, राज जोड़ दिया। फिर ये क्या बन गए, राज भर बन गए। वर्तमान समय में ये राजभर अकेले ही नहीं है, नागवंशियों की और भी संतानें हैं, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं ये और कुछ तो जनजाति के रूप में विद्यमान हैं, अलग अलग रूपों में बहुत सारे। लगभग भारत की 60% जातियाँ इन्हीं भरतों की संतान हैं, अर्थात नागवंशियों की संतान हैं। अब जरा हम शुरू से चलते हैं कि ये कैसे चले आगे। अब हमने देखा यहाँ पर भरत पकौन ये जन थे, फिर क्या बीच में ये कुरु आ गए, फिर कुरु का खात्मा हो गया, फिर ये भरत चली रहे थे, फिर क्या हो गए, ये भारशिव हो गए, फिर क्या हुए, ये भरत हो गए, भर हो गए, फिर वापस फिर राज भर हो गए। ठीक, ये इतने सारे ये भरत जन के ही वंशज हैं, ठीक है, ये क्षत्रिय हैं, ठीक। और जितने हमने पहले भी जनों के नाम बताएं वो सभी के सभी आज भी विद्यमान हैं। अपने अपने समय में ये लोगों ने ये बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए, राजवंश का निर्माण किया। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को अगर इन नागवंशियों के लिए कोई संदेह होता है कि हमने ये क्या बता दिया, कहीं गलत तो नहीं बता दिया, भाई हमने गलत नहीं बताई, क्योंकि नागवंश भारतीय नागवंश का आपके इतिहास के पुस्तकों में है। फिर भी आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम कुछ किताबों के नाम बता दिए रहे हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद ही मुझसे सवाल करिएगा। हम ये नाम बता दे रहे हैं, जिसको भी समस्या हो उनकी बात मैं कर रही हूँ। 1 नंबर पे गदर के फूल, गदर के फूल किसने लिखा था, अमृतलाल नागर ने। ये दूसरा है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, इसका बड़ा नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। जो है ये संस्कृति भी इसमें जुड़ा रहता है, ठीक है। ये किसने लिखा, ये लिखा है केसी श्रीवास्तव ने। इनका पूरा क्या नाम है, केसी श्रीवास्तव का पूरा नाम है कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, ठीक। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं पुनर्नवा। तीसरे नंबर पे पुनर्नवा किसने लिखा है, हजारी प्रसाद। पुनर्नवा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। उसके बाद एक नाम आता है डीह बाबा।
डीह बाबा, भाई डीह बाबा जानते हैं ना, गांव में डीह बाबा लोग होते हैं। डीह बाबा, डीह बाबा को किसने लिखा है? राहुल संस्कृत्यान ने लिखा है। एक और है नागवंश। नागवंश ये किसने लिखा? B.R. अम्बेडकर ने लिखा है। जिन्हें भी समस्या हो इन किताबों को पढ़ लेगा एक बार, उसके बाद आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा, मुझसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से होगा, आगे जितनी भी होंगी, लेकिन यहाँ पर हमें ये सब इसलिए इतिहास के बारे में बताना पड़ गया क्योंकि दशराग युद्ध आया, और दशराग युद्ध में जो लोग थे, जो मेन लोग थे, जो भरत जन थे, जो पुरु कबीला था, जो भरत कबीला था, वो लोग धीरे धीरे कालांतर में कैसे कैसे परिवर्तित हो गए, इसलिए हमें यहाँ बताना पड़ गया। अब जो आगे का हमारा क्लास आएगा प्राचीन भारत से होगा, वहाँ पर भी जितना ज़रूरत होगा मैं उतना बताऊंगी, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही होगा, परीक्षा को पास करना। ठीक, आप लोग चाहे यूपी पीसीएस दे रहे हो, लोअर पीसीएस दे रहे हो, यूपीएसआई, आरओ को समीक्षा अधिकारी कहते हैं, आप कोई भी टीजीटी पीजीटी मेरे पढ़ाए हुए इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आप लोगों का प्रश्न ज़रूर हल होगा। इन्हीं के साथ मैं अब अपने शब्द को रोकती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।